11 मार्च 2025 की सारी बड़ी अपडेट के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे राहुल गांधी के द्वारा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए गए संदेश का दिखा है जोरदार तरीके का असर। बताएंगे कैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता के घर पर पहुंची जैसे ही ईडी रेड मारने के लिए वैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लग गया जोरदार तरीके का हुजूम। दोस्तों बताएंगे कैसे 35 से ज्यादा विधायकों ने सस्पेंशन भी ले लिया है। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में एग्रेसिव हिंदुत्व की राजनीति कर रही भारतीय जनता पार्टी के कारण जनता दल यूनाइटेड के टॉप 3 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों बताएंगे कौन कौन से ये नेता है और सदन के अंदर राहुल गांधी ने कौन से बड़े मुद्दे उठाए दोस्तों। और शिंदे के सामने आ गए ठाकरे तो किस तरीके से शिंदे को शर्मिंदा होना पड़ा है बताएंगे डिटेल में पूरी जानकारी एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से एक होती चली जा रही है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में एकता में ही है बल और तभी होगा देश में बदलाव लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर 25 मई 2013 को एक नक्सली का अटैक होता है दोस्तों बीजेपी की सरकार रहते हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी के 27 दिग्गज नेताओं की मृत्यु हो जाती है। इसमें विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भी मारे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के एकमात्र दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता देखते हुए नई पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने मिलकर अपने एक नेता को आगे किया और वो थे भूपेश बघेल, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के पूरे समीकरण पलट डाले दोस्तों। छत्तीसगढ़ के 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने 15 साल पुरानी भाजपा सरकार को दे दी शिकस्त और 90 में से 68 सीट जीतकर अप्रत्याशित जीत हासिल की दोस्तों। 15 साल के शासन के अंत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 18 से 23 के बीच में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना यानी ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई योजना को लागू कर दिया। ओबीसी समाज से आने वाले भूपेश बघेल की लोकप्रियता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन 2023 के इलेक्शन में अंतरकलह और संगठनात्मक कमजोरी के कारण कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि सारे सर्वे एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी की सरकार बना रहे थे दोस्तों। ऐसे में भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐसे नेता है जिन्होंने चमत्कार करके दिखाया है 15 साल पुरानी भाजपा सरकार को शिकस्त देकर। तो ऐसे में अभी हाल फिलहाल में कराए गए लोकल इलेक्शन के अंदर भी मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गए दोस्तों। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पीछे ईडी लगा दी गई है। आपको बता दें कि अचानक से एक बड़ी खबर सामने आती है जहां पर 11 घंटे भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी की गई दोस्तों। ईडी के लोग जैसे ही रेड मारने के लिए आए वैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। जोर जोर से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए गए दोस्तों। इसके बाद सारे के सारे कार्यकर्ता छापे के 11 घंटे तक इंतजार करते रहे। इस बीच कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे और छत्तीसगढ़ के विधानसभा में विधायकों ने मोर्चा संभाल रखा था दोस्तों। 35 विधायकों ने जबरदस्त तरीके से हंगामा किया और बीजेपी सरकार पर शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया दोस्तों। कार्यकर्ताओं और विधायकों के द्वारा किए जा रहे जोरदार आंदोलन से बीजेपी के लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए कि बाद में स्पीकर को अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना पड़ा और एक ही दिन में 35 के 35 विधायकों को सस्पेंड किया गया दोस्तों। लेकिन कांग्रेसी विधायकों ने कहा कि वो उनके नेता के साथ मजबूती से खड़े हैं। इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जैसे ही भूपेश बघेल पहुंचे उन्होंने पूरे रेड को एक मजाक में तब्दील कर दिया दोस्तों। उन्होंने हंसते हुए कह दिया कि 11 घंटे ईडी की रेड पड़ी, लेकिन मेरे आवाज से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यानी बीजेपी के 15 साल के मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता और मंतू राम के बीच में करोड़ों की लेन देन का पेन ड्राइव उनको मिला है, वो पेन ड्राइव लेकर गए हैं। इसके अलावा रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह की सेल कंपनी के कागजात मिले हैं दोस्तों। इसके बाद सारे नेता हंसने लगे और कार्यकर्ताओं ने उनके लिए जोर जोर से नारे भी लगाए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि ईडी के द्वारा दावा किया गया कि 30 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इस पर भूपेश बघेल ने बताया कि 30 लाख रुपए कैश उनकी पत्नी ने अपने पास रखे हुए थे, जिसे स्त्री धन कहा जाता है, घरों में पैसे रखे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद मीडिया में इस रेड का हुआ बनाने के लिए और बताने के लिए कि भूपेश बघेल भ्रष्ट है, एक मशीन भेजी गई पैसा गिनने के लिए दोस्तों। और जब गिनती हुई तो पता चला 30 लाख रुपए है। इसके लिए गिनने के लिए मशीन इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। और मीडिया में ये थ्योरियां चलाई गई कि मशीन का इस्तेमाल किया गया, इतने पैसे मिले हैं, लेकिन मात्र 30 लाख गिनने के लिए बीजेपी को मशीन का इस्तेमाल करना पड़ा है। ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। भूपेश बघेल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं और पुराने समय से 1900 दशक से कांग्रेसी नेता है। उन्हें पता है कि ऐसी लड़ाई कैसे लड़ी जाती है दोस्तों और संगठन के साथ साथ सरकार चलाने का अनुभव है। पिछले चुनाव में उनको 42% वोट मिले थे दोस्तों और बीजेपी को 46% वोट मिले थे, यानी मात्र 4% के वोटों का अंतर है। और बीजेपी को पता है कि भूपेश बघेल जिस तरीके के पॉपुलर नेता है, मात्र 3 साल के बाद कांग्रेस पार्टी की वापसी हो जाएगी, इसीलिए छवि खराब करने के लिए पूरी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी ने पंजाब का प्रभारी बनाया है, शायद ये भी इनके दुख का एक बड़ा कारण होगा कि क्यों कांग्रेस पार्टी पंजाब में इतना सीरियस चुनाव लड़ रही है और छत्तीसगढ़ में सत्ता नहीं होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के विधायक पार्टी नहीं बदल रहे हैं। ये भी एक बड़ा दुख का कारण होगा क्योंकि सारे नेता भूपेश बघेल को अपना नेता मानते हैं दोस्तों और विधायकों ने एक एक करके भूपेश बघेल से मुलाकात की और पूरा सपोर्ट किया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी अगर इसी तरीके से लड़ाई लड़ती रही तो आने वाले दिनों के अंदर एकजुटता की नई मिसाल बनेगी और एकता की तोड़ पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये सबको पता है। एकता से ही जीत हासिल की जाती है। वहीं पर मध्य प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र से पहले भोपाल के अंदर भी कांग्रेसियों ने विधानसभा घेराव कर दिया। रंग महल चौराहे पर हो रहे प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी का मंच टूटा। इसके बाद कांग्रेस के 10 के आसपास कार्यकर्ता घायल हो गए दोस्तों। फिर भी उन्होंने फैसला लिया कि बजट सत्र के दौरान जो फैसला लिया गया है कि किसानों के मुद्दे पर विधानसभा को घेरा जाएगा, ये करके जाएंगे। इसके
बाद कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में विधानसभा घेराव करने का फैसला लिया। दोस्तों पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता लड़ते रहे, डटे रहे। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में गेहूं, धान, सोयाबीन की खेती घाटे का सौदा बन गई है। समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसान कांग्रेस हर मंडी में जाकर किसानों की लड़ाई लड़ती रहेगी। नेता प्रतिपक्ष ने बोला कि सरकार किसान की सुनना नहीं चाहती, लेकिन हम सुनाना जरूर चाहते हैं, आवाज जरूर उठाते रहेंगे। सरकार की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और लाठीचार्ज की जा रही है। घायलों से मिलने के लिए, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए खुद प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं दोस्तों। और स्टूडियो में बैठकर यह दावा करना कि कांग्रेस पार्टी सड़क पर लड़ाई नहीं लड़ रही है, उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है दोस्तों। और कांग्रेस के लोग खुद के लिए भी लड़ रहे हैं और किसानों के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों। घायल हो रहे हैं कार्यकर्ता, लेकिन तथाकथित गोदी मीडिया वाले लोग जो अपने आप को बहुत बड़े एनालिस्ट बताते हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। इसी के साथ में नीतीश बाबू बीजेपी की धार्मिक राजनीति में फंस गए हैं दोस्तों। बीजेपी के लोग यहाँ पर एक और धर्म की बातें करने लगे हैं, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार के पास कुछ बताने के लिए ही नहीं है दोस्तों। आपको बता दें कि कुछ बाबा आकर विवादित बयान देकर बीजेपी के लिए माहौल बना रहे हैं दोस्तों, लेकिन दूसरी ओर नीतीश कुमार के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। और इस बीच बीजेपी के एक नेता ने विवादित बयान देकर नीतीश कुमार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है दोस्तों। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बयान दिया है। हरिभूषण ठाकुर कहते हैं कि होली साल में एक बार आता है और जुम्मा 52 बार आता है, तो मुस्लिम भाइयों से अपील है कि अगर रंग लगने से आपको दिक्कत है तो होली में मुस्लिम घर से बाहर नहीं निकले। इस पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव दोनों ने मिलकर भाजपाइयों से सवाल पूछे हैं दोस्तों। पूछा है कि ऐसे बयान बीजेपी के लोग किस हैसियत से दे रहे हैं, और तेजस्वी यादव ने पूछा कि क्या इनके पिताजी का यह बिहार है जो इस तरीके का भाषण दे रहे हैं। इस पर नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता जनता दल यूनाइटेड के नेता अशोक चौधरी ने बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल के बयान पर आपत्ति जताई है और कहा है कि देश सभी लोगों का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ पर आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं। यहाँ हर धर्म के लोग एक दूसरे के पर्व त्योहार में शामिल होते हैं, खुशी मनाते हैं। ऐसे में इस तरीके का बयान देना ठीक बात नहीं है। बीजेपी नेता के बयान के बाद जनता दल यूनाइटेड में एक और प्रतिक्रिया आई है दोस्तों। जेडीयू के 3 बड़े दिग्गज नेता पहुंच गए आरजेडी के दफ्तर। दरअसल जेडीयू के प्रदेश महासचिव रामकृष्ण मंडल, शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव दयानंद शर्मा और जेडीयू के नेता अविनाश राम अचानक से आरजेडी के दफ्तर में नजर आए। इसके बाद तीनों नेताओं ने लालू यादव के विचारों का समर्थन करते हुए, सामाजिक न्याय की विचारधारा का समर्थन करते हुए, तेजस्वी यादव के 17 महीने के विकास कार्यों का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर ली है दोस्तों। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के द्वारा बीजेपी के विवादित बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करने से ये लोग आहत भी है। इन्होंने कहा है कि हम ऐसी राजनीति नहीं कर सकते जो भाजपा के लोग करते हैं, उनके कारण जनता दल यूनाइटेड भी दबाव में है। कुल मिलाकर दोस्तों जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने जो प्रतिक्रिया दी है, राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए, इससे पता चल रहा है कि जितना बीजेपी धर्म की राजनीति बिहार में करने की कोशिश करेगी और बयान देते रहेंगे बीजेपी के लोग, उतना ज्यादा जनता दल यूनाइटेड को सबसे नुकसान होगा। तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के मामले को लेकर चुनाव की प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर उठ रहे संदेहों को लेकर संसद में विस्तृत चर्चा कराने की सोमवार को मांग की है। राहुल गांधी ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया है दोस्तों। सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शून्यकाल के दौरान कहा है कि मतदाता सूची पर पूरे देश में सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र समेत हर राज्य में विपक्ष ने एक स्वर में यह सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष ये मांग कर रहा है कि मतदाता सूची पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पहले चर्चा हो सदन के अंदर, उसके बाद सबूत के साथ में जो आरोप लगेंगे उस पर आगे कार्रवाई की जानी चाहिए। राहुल गांधी के द्वारा यह मांग की गई है दोस्तों। हालांकि अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया गया। इसी से पता चलता है कि विपक्ष की समस्याओं को दूर करने, उनके डाउट को दूर करने की बातें आकर केवल कर जाते हैं। नरेंद्र मोदी जब उस पर उतरने का मामला आता है तो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इनके पास वोटर लिस्ट के गड़बड़ी और ईपीआईसी नंबर 2-2, 3-3 अलग अलग होने पर कोई जवाब नहीं है और इसीलिए मुद्दे से मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसके साथ में महाराष्ट्र के विधानसभा के भवन में बजट सत्र के दौरान एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तब उद्धव ठाकरे के सामने से निकल गए शिंदे। दरअसल दोस्तों शिंदे ने उद्धव ठाकरे को देखा, उद्धव ठाकरे ने शिंदे को देखा, लेकिन शिंदे देवेंद्र फडणवीस के पास हमेशा आकर रुकते हैं और बातचीत में हिस्सा लेते हैं दोस्तों। लेकिन जैसे उन्होंने उद्धव ठाकरे को देखा वैसे ही साइड से निकल लिया। ऐसा लग रहा है कि उनको भी अब अपनी गलती का एहसास होने लगा है दोस्तों, इसीलिए उद्धव ठाकरे से नजरें चुराने लगे हैं। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। क्या एकनाथ शिंदे के साथ मोए मोए हुआ है और उनको अब अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा कि अच्छी खासी शिवसेना पार्टी को उन्होंने बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए तुड़वा दिया था और आज ना उनके पास गृह मंत्रालय है, ना मुख्यमंत्री का पोस्ट है, एक उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है, वो भी छोटा मोटा मंत्रालय देकर। साथ साथ 5 मार्च को चंडीगढ़ कूच करने में विफल रहे संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान सोमवार को पूरे प्रदेश में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के घर के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए हैं दोस्तों। इसके अलावा किसानों की ओर से पहले ही रणनीति बना ली गई थी। इसका ऐलान कर दिया गया था किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में किया गया दोस्तों। जालंधर में मंत्री मोहिंदर भगत के घर के बाहर 11 बजे एसकेएम के जत्थेदार पहुंच गए थे। जत्थेबंदी से जुड़े किसान नेता धरना प्रदर्शन करने लगे। लुधियाना में बैठक में फैसला लिया गया था। शंभू बॉर्डर पर 390 दिन हो चुके हैं आंदोलन चलते हुए, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है दोस्तों। वहीं पर संसद के अंदर बजट सत्र का दूसरा फेज शुरू होने के बाद राहुल गांधी बोले, कहा देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, पूरा
पूरा विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है वोटर लिस्ट पर चर्चा हो। डीएमके के सांसदों ने भी हंगामा किया, उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर बवाल काटा दोस्तों, और धर्मेंद्र प्रधान के करीब पहुंचकर नारेबाजी की गई। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने कोई खास जवाब नहीं दिया। वहीं पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में महिलाओं ने सोमवार को जंतर मंतर प्रदर्शन किया है। लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग की गई। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने IANS से बात करते हुए कहा कि 33% महिला आरक्षण को लेकर सवाल उठाते हुए कि संसद का सत्र आज से शुरू हो रहा है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने पिछले साल भी जंतर मंतर पर जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट किया था। 233% आरक्षण अगर देना है तभी लागू करे भारतीय जनता पार्टी के लोग। 2029 का इंतजार करना क्यों पड़ रहा है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इतने सारे इलेक्शन हो रहे हैं देश के अंदर, पहले ही लागू कर दिया जाए, लेकिन बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं 2029 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों लाडली बहन योजना को लेकर, लड़की बहन योजना को लेकर आखिरकार बीजेपी के सहयोगी ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी एनसीपी के नेता अजित पवार ने कहा है कि जब हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, जब हम आर्थिक तौर पर बेहतर स्थिति में पहुंच जाएंगे, तब हम इस वादे को पूरा करेंगे। ये तब होगा जब महसूस होगा कि हमारी स्थिति ठीक हो गई है और सुरक्षित है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि इसकी समय सीमा नहीं है, काम जारी है। जब हमें लगेगा कि सही समय है, हम प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने लाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि सोमवार को वित्त मंत्री अजित पवार ने 2025-26 के लिए राज्य सरकार का बजट पेश किया दोस्तों। सरकार ने बजट में लाड़की बहन योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसके अलावा सभी नगर पालिकाओं के सीवेज में पानी को साफ करने की योजना लाई गई। यानी अभी सरकार केवल 1500 रुपए दे रही है दोस्तों, जो 2100 का वादा किया गया था। 2100 देने पर उन्होंने ये बयान दिया है सही समय पर फैसला लिया जाएगा, यानी अभी वादा पूरा अपना 2100 वाला नहीं करेंगे। और दोस्तों 2011 की जनसंख्या के हिसाब से ही महाराष्ट्र के अंदर 4 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं, 18 से ज्यादा उम्र की है दोस्तों। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मात्र आधी महिलाओं को ये पैसा दे रही है दोस्तों। इसे समझ सकते हैं कि इस योजना को कैसे बीजेपी लागू कर रही है। सारी महिलाओं को लग रहा होगा कि उनको पैसा नहीं मिल रहा तो दूसरे को मिल रहा होगा, इसी तरीके से कंफ्यूज कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में RLJP के नेता और दलित सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री लालू यादव से मुलाकात करने के लिए पटना स्थित उनके 10 सर्कुलर रोड आवास पर पहुंचे और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव भी इस मौके पर मौजूद थे दोस्तों। श्रवण अग्रवाल ने मुलाकात के उपरांत वहां पर उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए लालू यादव जी से मुलाकात को लेकर कहा कि होली के त्योहार को लेकर उनसे मुलाकात की गई है। RLJP और राष्ट्रीय जनता दल के साथ में चुनाव लड़ने को लेकर दावे चल रहे हैं दोस्तों। RLJP वो पार्टी है जो पशुपति पारस ने LJP से अलग होकर बनाई है और कई बार लालू यादव की तारीफ भी कर चुके हैं दोस्तों। देखते हैं किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे दोस्तों, और क्या राष्ट्रीय जनता दल इनको ज्यादा सीटें देगी या फिर कम सीटों पर ही सेटलमेंट किया जाएगा। साथ साथ बीजेपी में चले गए कांग्रेस के विधायक गोवा गुजरात में अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी, ये बयान आया है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का। जब उनसे गुजरात के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए सभी लोग गुजरात आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी गोवा और गुजरात के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के इस ऐलान के बाद यह तय है कि कांग्रेस पार्टी को भी पता चल चुका है कि अब गुजरात में अकेले लड़ना है तो वो तैयारी भी उसी लेवल पर करेंगे दोस्तों। और पिछली बार क्योंकि गुजरात और गोवा दोनों जगह अच्छे खासे आम आदमी पार्टी को वोट मिल गए थे और बीजेपी चुनाव जीत गई थी, तो कांग्रेस पार्टी की तैयारी इस बार भी थोड़े अलग तरीके से होने वाली है। आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ भारत के ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाने के दौरान गुजरात के गांधीनगर के अंदर भी एक बाइक की रैली निकालने के दौरान जोरदार हंगामा हो गया दोस्तों। 11 लोगों को कम से कम हिरासत में लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि रविवार रात को पूरा बवाल हुआ था। कुल मिलाकर दोस्तों मस्जिद के पास से गुजर रही बाइक चालकों ने तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाई और इसके बाद हॉर्न भी बजाए, परेशान करने की कोशिश की गई। फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, फिर आपस में विवाद हो गया दोस्तों। 15 के आसपास लोगों ने आपत्ति जताई थी और पूरा बवाल हुआ है। कुल मिलाकर किसने क्या बोला, क्यों हुआ, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि इतनी ज्यादा नफरत फैला दी गई है दोस्तों कि छोटे छोटे मुद्दे जो लोग आपस में मिलकर सॉल्व कर लेते हैं, उन मुद्दों में भी कोई ना कोई सांप्रदायिक रंग देखने को मिलता है और मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है कि दो समुदायों के बीच में संघर्ष तक पहुंच जाता है। और यही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। देश में जिस तरीके की नफरत बोई जा रही है उसी का ये नतीजा है। आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ थोड़े दिन में पुलिस वाले ये तो नहीं कहेंगे कि होली पर लड़कियों को बुरा नहीं मानना चाहिए और छेड़छाड़ से बचना है तो घरों में रहो, बाहर ना निकलो। सर्वप्रिया सांगवान की ओर से यह सवाल खड़ा किया गया है दोस्तों। आपकी क्या राय है, पत्रकार ने जो बात कही है क्या 100% सही कही है? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का रवैया है और उसे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, इसी से पता चलता है दोस्तों कि किस लेवल की मानसिकता देश में स्थापित की जा रही है और कॉमन सेंस बनाया जा रहा है। पुलिस वाले का ये काम होना चाहिए कि वो सबको बोले कि आपको अपना फेस्टिवल एंजॉय करना है तो आप एंजॉय करिए, घर से बाहर निकलिए, जो आपको करना है करिए, केवल अशांति मत फैलाइए। और जो लोग अशांति फैलाने वाले हैं उनके लिए कड़ा मैसेज जाना चाहिए कि आपको खुद भी सेलिब्रेट करना है और दूसरे की रिस्पेक्ट भी करनी है और ये सुनिश्चित करना है कि आपके कारण किसी और को कोई दिक्कत ना हो, चाहे एक पक्ष का व्यक्ति हो या दूसरे पक्ष का व्यक्ति हो दोस्तों। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले भी किसी एक नेता की बोली बोल रहे हैं और यही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसको न्यूट्रल रहना है, जिसको ये सुनिश्चित करना है कि हर पक्ष के लोग उसे एक न्याय संगत व्यक्ति समझे, जिनका काम लॉ एनफोर्समेंट का है, उनकी निष्पक्षता जरूरी है।
है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग निष्पक्ष रहने चाहिए उन्हीं के मुंह से ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं। दोस्तों आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सुपरस्टार शाहरुख खान को इनकम टैक्स से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत मिली है। दोस्तों आयकर विभाग से जुड़े हुए कोर्ट ने ITAT यानी इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल ने 2011-12 के फाइनेंशियल मामले को लेकर आयकर विभाग के द्वारा शुरू की गई री असेसमेंट प्रोसेसिंग के आदेश पर रोक लगा दी है। दोस्तों मामला फिल्म रावण की कमाई पर ब्रिटेन में चुकाए गए टैक्स के क्रेडिट से जुड़ा हुआ था। शाहरुख खान और रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट के बीच में हुए समझौते के तौर पर फिल्म की 70% शूटिंग यूके में होने वाली थी। दोस्तों इसीलिए 70% जो इनकम है वो विदेशों में मानी जाएगी, जिस पर यूके का टैक्स लगना था, जिसे विद होल्डिंग टैक्स के तौर पर देखा गया। शाहरुख खान ने फिल्म से 83 करोड़ रुपए की इनकम घोषित की थी। दोस्तों इसके बाद से उनके खिलाफ जांच चल रही थी। वहीं पर रंगभरी एकादशी के दौरान काशी में एक नई चर्चा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल दोस्तों रंगभरी एकादशी के दिन दोपहर के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत आवास से मंदिर परिसर तक बाबा विश्वनाथ और मां गौरा के गाने के रूप में रजत पालकी यात्रा निकाली जाती है। इस बीच आज पूर्व महंत आवास से काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए सुबह में रजत पालकी यात्रा निकाल दी गई। इस यात्रा को लेकर अनेक विषय पर लोगों के बीच में मंथन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने इस मामले को लेकर काशी की परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया है। दोस्तों उन्होंने न्यूज चैनल वाले से बात करते हुए भावुक हो गए, आंखों से आंसू झलकने लगे। उन्होंने कहा कि हम अपने परिवार के साथ 35 वर्ष से काशी विश्वनाथ मंदिर के रंग भरी एकादशी के दिन दर्शन पूजन करते पहुंचते रहे हैं। आज स्थानीय पुलिस हमारे आवास पर आकर रंग भरी एकादशी के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर जाने से रोकने का प्रयास कर रही है। बाबा विश्वनाथ और मां गौरा हमारे काशी के राजा रानी है, हम अपने राजा और रानी से दूर नहीं रह सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों केंद्र और भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते उन्होंने कहा है कि ये लोग काशी की परंपराओं को बदल रहे हैं और जो परंपरा हम जीते थे उस परंपरा को बदलकर ये हमारे जीने के तरीके को बदल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और काशी के ही रहने वाले अजय राय काफी भावुक नजर आए। दोस्तों कुल मिलाकर अजय राय इमोशनल तौर पर काशी से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको कांग्रेस पार्टी बार बार प्रधानमंत्री मोदी के सामने काशी से चुनावी मैदान में उतारती है और नरेंद्र मोदी को पिछली बार कई राउंड तक उन्होंने पिछाड़ दिया था और अच्छे खासे लीड से आगे चल रहे थे। हालांकि बाद में नरेंद्र मोदी को चुनाव में जीत मिल गई और वैसे भी क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पोस्ट पर है तो लोगों को लगता है कि काशी के प्रधानमंत्री सांसद होंगे तो शायद यहाँ पर विकास होगा, लेकिन विकास तो हो नहीं रहा। लेकिन इस चक्कर में काशी के लोग अपने बेटे को वोट नहीं दे पा रहे। लेकिन जिस तरीके की परंपराओं में बदलाव किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा गया था दोस्तों, उसके बाद से एक आक्रोश तो है जनता में और अजय राय की बातों में नजर आता है और लगता है कि जरूर काशी की परंपराओं को बदलकर अपने तरीके से उसे ढालने की कोशिश की जा रही है और यही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी क्या राय है दोस्तों अजय राय जी के बारे में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के संभल की एक तस्वीर वीडियो सामने आई है दोस्तों, जहां पर रोड पर गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाकर गाना बजाते हुए लोग चल रहे हैं और होली खेल रहे हैं, रंग खेल रहे हैं, नाचते खेलते नजर आ रहे हैं। लेकिन यही संभल में अगर लाउड स्पीकर से अजान दिया जाए, इफ्तार का अनाउंसमेंट कर दिया जाए तो FIR दर्ज कर दी जाती है। प्रशासन के लोगों से ये सवाल गंभीर सवाल पूछे जाने जरूरी चाहिए कि क्या उनको लगता है कि वो जो करेंगे वो सही माना जाएगा और बाकी दुनिया में कोई और अगर उनके मुताबिक नहीं चलेगा तो ये गलत होगा। आपको जो भी लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि संभल पर आजकल उत्तर प्रदेश के प्रशासन की काफी नजर बनी हुई है दोस्तों। साथ साथ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर समाज में जहर घोलने का आरोप लगाया है। अपने समर्थकों से सत्तारूढ़ पार्टी के पसंदीदा जय श्री राम के नारे का जवाब जय शिवाजी जय भवानी से देने को कहा गया है। वहां पर एक कार्यक्रम में शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर आपके सामने कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो जय शिवाजी और जय भवानी का नारा लगाइए। कुल मिलाकर दोस्तों ये नारा छत्रपति शिवाजी महाराज लगाया करते थे और मराठा समाज के लोग जय शिवाजी जय भवानी का नारा लगाकर उत्साहित महसूस करते हैं। लेकिन बीजेपी उन्हें काउंटर करने के लिए जय श्री राम का भी नारा लगाती है और यही बड़ा कारण है कि मराठी समाज के लोगों के लिए एक क्लियर कट मैसेज है कि उन्हें ये नारा लगाना है जय शिवाजी और जय भवानी का। आप क्या मानते हैं दोस्तों, क्या आरएसएस वालों की विचारधारा मराठी समाज के भी खिलाफ है? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के कारण ही आज महाराष्ट्र में कई सालों के बाद हो रहा है कि नॉन मराठी कोई मुख्यमंत्री बना हुआ है। दोस्तों मराठी समाज में इसे लेकर नाराजगी जरूर है और शिंदे वाला मामला तो देखकर मराठी समाज के लोग समझ गए हैं कि शायद बीजेपी ने पूरे मराठा समाज के साथ धोखा किया है। वहीं पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनाने को लेकर हाल ही में बीजेपी की नेत्री रूबी आसिफ खान ने एक बयान जारी किया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि मंदिर बनाने की मांग की थी, कहा था कि मंदिर बनाया जाए जिससे हिंदू भाइयों को पूजा करने में कोई परेशानी ना हो। अब इस पूरे मामले पर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के राष्ट्रीय मंत्री रूबी आसिफ खान के बयान का समर्थन किया गया है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के पक्षधार धर्मगुरु दिनेश फलारी ने रूबी आसिफ खान के बयान का समर्थन करते हुए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है दोस्तों। कुल मिलाकर मंदिर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है, लेकिन अगर देश के असली विकास की बात आ जाए तो एकदम पीछे चले जाएंगे, बैकफुट पर चले जाएंगे और कोई पैसे नहीं निकलेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो देश के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, क्या उसे जानबूझकर सुनियोजित तरीके से हर एंगल से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? और बीजेपी के सांसद से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन टिप्पणी कर रहे हैं। इसी से पता चलता है कि एक यूनिवर्सिटी कई लोगों की आंखों में चुभ रही है दोस्तों, जैसे JNU और दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज कईयों की आंखों में चुभता है। साथ साथ नेता विपक्ष राहुल
राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। दोस्तों दोनों टेबल पर बैठे हुए ओम बिरला से कुछ बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार मांग कर रहे हैं कि इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ियां क्यों है, लेकिन बीजेपी की सरकार शायद ऐसा कराने को तैयार नहीं है। वहीं पर बिहार के चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी यादव बेरोजगारी यात्रा पर निकले थे, पलायन के मुद्दे पर आक्रामक है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव की राह पर अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू भी निकल रहे हैं। दोस्तों उन्होंने कांग्रेस और एनएसयूआई की टीम को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। पलायन को लेकर बिहार में यात्रा निकलेगी। यात्रा का नाम नौकरी दो पलायन रोको रहेगा। सोमवार को सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान कन्हैया कुमार मौजूद रहे। पदयात्रा 16 तारीख से शुरू होने वाली है, 14 को होली है, उसके बाद आगे का कार्यक्रम तय कर लिया गया है। प्रियंका गांधी भी मौजूद रह सकती है। दोस्तों हो सकता है राहुल गांधी भी आ जाए। साथ साथ भारतीय नागरिकता छोड़ने के आवेदन पर वनातू का पासपोर्ट रद्द होने के बीच ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। दोस्तों सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो शेयर करते हुए देश की फोटो शेयर की है जहां की नागरिकता उन्होंने ली है। जोथम नापत ने उनके पासपोर्ट को जारी किया था, लेकिन अब उसे वापस से रद्द कर दिया गया है। दोस्तों सवाल यह है कि अगर इसके पास भारत की नागरिकता नहीं है और वनातू देश का पासपोर्ट भी नहीं है तो फिर इस व्यक्ति को क्या माना जाएगा और क्या यूनाइटेड नेशन से कोई शरण वरण मिलेगा दोस्तों, और क्या यह साजिश के तहत हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार सिलसिलेवार तरीके से पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।